सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट्स आवर लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स नेम इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यानी कि इस चैप्टर में सिंपली हम लोग देखने वाले हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में यानी कि हम हमारी रोज़ाना की लाइफ में केमिस्ट्री कहाँ कहाँ कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ों में यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो बहुत ही इजी सा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है जिसको आज हमें कंप्लीट करना है, जिस सीक्वेंस के साथ एज यूजुअल हम लोग करते आए हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स, बट इस चैप्टर में हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं है। उसके बाद वील डिस्कस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड लास्ट में हम लोग एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप एवरीथिंग्स क्लियर टू यू। Let's get started with our last chapter. Alright, so here it goes in text questions as we discussed. So here is the in text question number 1, which says sleeping pills are recommended by doctors to the patients suffering from sleeplessness, but it is not advisable to take its doses without consultation with the doctor. Why? तो देखो बहुत ही इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन है। नॉट इवन जस्ट स्लीपिंग पिल्स, एनी अदर पिल अगर आप उसको हायर डोज में ले रहे हो, यानी कि अगर आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है और आप जब भी उसकी इनटेक ले रहे हो, सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू, है ना। डेफिनेटली उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आपकी बॉडी पर शो होंगे। तो इसीलिए आप अगर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन लेते हो तो डॉक्टर की कंसल्टेशन डेफिनेटली इन्वॉल्व होनी चाहिए। ऑलराइट, सो दैट इज़ द बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। इसका अगर एग्जैक्टली आंसर देखें तो वो भी आपको मिल जाएगा। एवरी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा एंड वी हैव द एग्जैक्ट आंसर एज वेल। सो हियर इट इज, मोस्ट ड्रग्स व्हेन टेकन इन डोजेस हायर दैन recommended may cause harmful effects and sometimes may even lead to death। मतलब कि खत्म भी हो सकते हैं, मौत तक हो सकती है। ऑलराइट, इतना हार्मफुल कुछ डोजेस कुछ ड्रग्स होती हैं that they are so harmful that they can even lead to death। So always doctors should always be consulted before taking any drug or medicine। Alright, I hope this question is clear to you। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज आर इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 16.2, विच सेज with reference to which classification has the statement ranitidine is an antacid been given। तो हमने कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ी है, राइट। तो जो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये किस क्लासिफिकेशन के बेस पर है और क्यों है। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या होता है, हम लोगों के पास एक पूरी रेंज होती है, राइट, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेन किलिंग इफेक्ट चाहिए किसी दवाई से, तो उन दवाइयों को हम लोग एनाल्जेसिक्स बोलते हैं, राइट। अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बिल्कुल ख़त्म करना है या स्लो डाउन करना है तो हम लोग एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी एक पर्टिकुलर टाइप के चीज़ों के लिए, पर्टिकुलर टाइप की बीमारियों के लिए जो आप एक कॉमन नाम दे देते हैं ड्रग्स को, राइट। तो अगर रेनिटिडीन की बात की जाए तो वो एंटासिड्स क्यों है, क्योंकि वो एक्सेस एसिड जो कि हमारे स्टमक में फॉर्म होता है उसको रोकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एंटासिड्स। तो चलिए अगर एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन भी देखी जाए, सो द गिवन स्टेटमेंट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। दिस इज बिकॉज एनी ड्रग that is used to counteract the effect of excess acid in the stomach is called an antacid, as we discussed earlier as well। exactly वही चीज़ बिल्कुल सही फॉर्म में आपको लिखी हुई मिली है। अगर आपको ये चीज़ें एग्जाम में लिखनी है तो आप इस लैंग्वेज में प्रेफर करेंगे। ऑलराइट, दिस इज लाइक यू कैन से दिस इज द बुकिश लैंग्वेज। ऑलराइट, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, which says
वाई डू वी रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स? तो हमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्यों चाहिए? सबसे पहली मिसकंसेप्शन जो होती है कि चीनी और मीठा सेम चीज़ होती हैं. दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. ऐसा ज़रूरी नहीं है. एवरीथिंग विच इज़ स्वीट इज़ शुगर. दिस इज़ टोटली इनकरेक्ट. ठीक है, किसी चीज़ का स्वीट होना और किसी चीज़ में शुगर होना, दीज आर डेफिनेटली टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, तो हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं. हमसे पूछा गया है कि वो हमें क्यों चाहिए. तो इसके जो सबसे प्रायर रीज़न है वो क्या है कि जो लोग डायबिटीज़ या ओबेसिटी यानी कि मोटापन या फिर डायबिटीज़, जिसको आम भाषा में हम लोग शुगर ही बोलते हैं डायबिटीज़ को, करेक्ट. तो अगर किसी को ये इस टाइप के डिजीज़ेज़ हैं तो उनको हाई कैलोरीज लेना मना होता है. उनके लिए हार्मफुल होता है इतनी ज़्यादा हाई कैलोरीज लेना, बिकॉज शुगर कंटेन्स हाई कैलोरीज. ऑलराइट, सो इसीलिए शुगर की इनटेक कम करने के लिए, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कैलोरीज की इनटेक कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं एस्पर्टेम या एलिटेम. दीज आर द एग्जाम्पल्स. ओके, तो देख लेते हैं. A large number of people are suffering from diseases such as diabetes and obesity. So these people cannot take normal sugar, that is sucrose. Normal people नहीं ले सकते because उनको digest करने में problem होती है. It is a high calorie. Alright, so therefore artificial sweetening agents that do not add to the calorie content, calorie intake of a person are required. Examples हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एस्पर्टेम एंड एलिटेम. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है. सो इट सेज राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम सोप फ्रॉम ग्लिसरील ओलिएट एंड ग्लिसरील पामिटेट. स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हमको गिवन है. सो वी नो कि जो ग्लिसरल पामिटेट होता है वो होता है C15H31 COO होल थ्राइस C3H5, और जो ग्लिसरल ओलिएट होता है उसमें सिंपली C15H31 की जगह क्या होता है C17H33. अब हमको इसका सोडियम सोप बनाना है, तो किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? MaOH के साथ. तो चलिए इनका स्ट्रक्चर देखते हुए इसके साथ डील अगर किया जाए. सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल पामिटेट. ठीक है, तो चलिए पामिटेट का ग्लिसरॉल पामिटेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो दिस विल बी C15H31 COO होल थ्राइस और आगे था हमारे पास C3H5. ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए सो वी विल गेट C15H31 होल थ्राइस. चलिए C15 बार लिखना है. C15H31 एंड C15H31. ठीक है, इसके आगे हमको लगाना है कार्बोनिल ग्रुप. तो चलो लगा देते हैं COO. यहाँ पर भी COO और यहाँ पर भी COO. फर्दर आपको लास्ट में बेटा C3H5 कैसे लिखेंगे? सो दिस विल सिंपली बी CH2 CH2. ठीक है, तो ये हमने बना दिया ग्लिसरल पामिटेट. ये देखिए, ये हमने बना दिया ग्लिसरल पामिटेट. लेट्स राइट इट. सो दिस इज ग्लिसरल पामिटेट. ठीक है, अब जब आप इसको MaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहे हैं, जब आप इसको MaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे आपको क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल मिलेगा और सोप मिलेगा. तो बेटा ग्लिसरॉल इज सिंपली CH2OH एंड अगेन CH2OH. दिस इज आर ग्लिसरॉल. ये क्या है?
दिस इज ग्लिसरॉल। इसके अलावा हमको मिलेगा सोप। क्या मिलेगा बेटा? सोप। सोप का फॉर्मूला आएगा हमारे पास C15H31 COONA, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। सो दिस इज आवर सोप। ये क्या है? दिस इज आवर सोप, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे हमने ग्लिसरॉल पामेटेट से, किससे? ग्लिसरॉल पामेटेट से हमने क्या बनाया है? ये बना दिया हमने सोप फ्रॉम ग्लिसरॉल पामेटेट। ऑल राइट, तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जिसमें हमको सोडियम ओलिएट से बनाना है। तो अब बात करते हैं सोडियम ओलिएट के बारे में, जो कि क्या होता है? C17H33 COO होल थ्राइस C3H5। बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर हमको बनाना है जैसा हमने ग्लिसरॉल पामेटेट के लिए बनाया था। तो चलिए अब की बार बस यहाँ पर क्या होगा? C17H33 आ जाएगा। C17H33 it was C17H33 and again C17H33, ठीक है। फिर से हमको कार्बोनिल ग्रुप COO and again COO, ठीक है। एंड लास्ट में फिर से C3H5 बचा है, उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट CH2CH2, करेक्ट। ये यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है। तो ये हमने बना दिया ग्लिसरल ओलिएट, ठीक है। जब हम इसको फर्दर, सिंस सोडियम सोप बनाना है, तो किसके साथ रिएक्ट कराओगे? NaOH के साथ। जब आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर से आपको मिलेगा पहले तो ग्लिसरॉल होगा अगेन CH2OH CHOH एंड अगेन CH2OH। ये तो आपने बना दिया ग्लिसरॉल। क्या बना दिया? ग्लिसरॉल। और इसके साथ आपको क्या मिलेगा? सोप मिलेगा, जो कि हमारा मेन मुद्दा था यहाँ पर। सो इट विल सिंपली बी C17H33 COONA, ठीक है। इसको हम लोग सोडियम ओलिएट भी बोल सकते हैं, सोडियम ओलिएट। ऑलराइट, दैट इज सोप, करेक्ट। सो हियर वी आर डन विद आवर क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने सोडियम ग्लिसरॉल पामेटेट और ग्लिसरॉल ओलिएट से सोप फॉर्मेशन की है, सोडियम सोप की फॉर्मेशन की है बाय यूजिंग NaOH, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच सेज फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉन आयनिक detergent. It is non-ionic. This is non. Let's correct it. This is non. ठीक है? So non-ionic detergents are present in liquid detergents, emulsifying agents and wetting agents. Label the hydrophilic and hydrophobic parts in the molecule. Molecule हमको given है और फर्दर हमको बताना है कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, और एल्स व्हाट वी कैन डू, दिस इज C9H19, दिस इज C9H19, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो सबसे पहले अगर फंक्शनल ग्रुप्स की बात की जाए तो देखो, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है, जिसके दोनों साइड्स पे, इस पर भी और इस एंड पर भी, एक तरफ एल्काइल ग्रुप है और एक तरफ अराइल ग्रुप है। हमको पता है कि जो ईथर्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROR-। तो देखो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहला तो हमको मिल गया है ईथर, करेक्ट। देखिए, पहले यहाँ पर एक अराइल ग्रुप प्रेजेंट है, फिर बीच में ऑक्सीजन और फिर एल्काइल ग्रुप, करेक्ट।
और अगर हम इस पार्ट को देखें, सो वी कैन से कि यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। तो देखो फंक्शनल ग्रुप्स तो हमने बता दिए, जो ये दोनों हैं वो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। दूसरी बात हमको क्या बतानी थी कि हमको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट बताना है। तो देखो हमको पता है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होगा, जो कि वाटर हीटिंग होगा, जिसको पानी से डर लगता है, यानी कि जो ऑयल और ग्रीस के साथ मिक्स होगा इन ऑर्डर टू मिसल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये वाला पार्ट है वो कैसा है, वो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक होगा। कैसा होगा ये? हाइड्रोफोबिक। दिस इज आवर हाइड्रोफोबिक पार्ट। और जो उससे आगे वाला पार्ट है, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, दिस वन, जो हमारा ये वाला पार्ट है ये है हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी कि वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ही बताना है, करेक्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। सो दिस क्वेश्चन इज डन एंड हियर यहाँ पर हमारे सारे इंटेक्स क्वेश्चन फिनिश होते हैं। फर्दर अब अपने को एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, तो चलो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एक्सरसाइज एंड एज यूजुअल हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करने वाले हैं, विच सेज, लेट्स सी, इट सेज व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ड्रग्स इन डिफरेंट वेज। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, आपने एनसीईआरटी ऑलरेडी रीड की होगी कि ऑलरेडी ना हमको ये क्लासिफिकेशंस हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, करेक्ट। वही हम लोग अभी देखने वाले हैं कि वो क्या है, क्यों है और किसको इनसे बेनिफिट होता है, करेक्ट। तो चलो, जिसमें कि सबसे पहली जो है दैट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। इसमें क्या होता है, दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द डॉक्टर्स। क्यों? क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर टाइप की डिजीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम के लिए आपके पास के कौन कौन से वैरायटी के ड्रग्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप बात करें, इफ़ यू वांट टू हैव पेन किलिंग इफेक्ट फ्रॉम अ ड्रग, तो उस पर्टिकुलर ड्रग को आप क्या बोलते हो? एनाल्जेसिक्स बोलते हो। क्या बोलते हो? एनाल्जेसिक्स। सिमिलरली अगर आपको कोई ऐसी ड्रग चाहिए जो कि से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रही है या फिर उनकी ग्रोथ को रोक रही है, तो दैट विल बी और एंटीबायोटिक्स, करेक्ट। तो चलो देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे पास हमारे आंसर्स भी हैं। सो विच सेज ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया, this classification provides doctors the whole range of drugs available for the treatment of a particular type of problem. Here such classification is very useful for doctors. ठीक है, तो अगर आप इसमें एग्जाम्पल्स की बात करो, अगर आप इसमें एग्जाम्पल्स की बात करो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो एनाल्जेसिक्स आर पेन किलर्स। जो हमारे एनाल्जेसिक्स होते हैं are used for pain killing effect, for pain killing effect। ठीक है, ये एज इट इज़ आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है, हम लोग वही एग्जाम्पल्स लेकर चल रहे हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर गिवन है। ऑलराइट, सो हियर इट इज़। अगर हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। किसके ऊपर? कि ड्रग का क्या एक्शन है, वो किस बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वी कैन से कि हमारी बॉडी में ना एक हिस्टामिन नाम का कंपाउंड होता है, जिसका अगर लेवल बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में यू कैन से इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, करेक्ट। तो ऐसे ड्रग्स जो हिस्टामिन्स के लेवल को कम करें,
उनको हम लोग बोलते हैं एंटीहिस्टामिन्स। क्या बोलते हैं? एंटीहिस्टामिन्स, ठीक है। सो अब जो ये हमारी एंटीहिस्टामिन है किसके ऊपर जाके अफेक्ट करने वाली है? हिस्टामिन्स के ऊपर, करेक्ट। सो दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम नेक्स्ट को देखें, सो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो ऐसी कुछ बहुत सारे टाइप्स के ड्रग्स होते हैं जिसमें कुछ कॉमन कंपाउंड जो है वो एक ही तरीके का यूज़ होता है, एंड यूजुअली उनका काम एक जैसा होता है, ऑलराइट। अगर हम बात करें सल्फोनामाइड्स की, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं सल्फोनामाइड्स, लिख लेते हैं, चलिए, सल्फोनामाइड्स, ठीक है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें, हर जगह सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। इसके बेसिस पर भी आप ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑलराइट। यहाँ पर हमारा होता है सिर्फ और सिर्फ NH2 एंड हियर इज S डबल बॉन्ड ONHR, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड्स, करेक्ट। तो चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वी हैव वन मोर क्लासिफिकेशन विच इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। अब आप जब भी कोई ड्रग कंज्यूम करते हो तो वो किसी पर्टिकुलर साइट पे किसी पर्टिकुलर टारगेट को अप्रोच करती है। कहाँ पर जाके वो टारगेट करेगी? किसी ना किसी मैक्रोमॉलिक्यूल यानी कि किसी बायोमॉलिक्यूल पर, है ना। हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, है ना, न्यूक्लियाइक एसिड्स। सो जो ड्रग्स होते हैं वो इनके ऊपर जाकर काम करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट कि जो हमारा ड्रग है उसका टारगेट साइट क्या है। सो दिस क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स मेडिसिनल केमिस्ट, जिनसे हम दवाइयाँ लेके आते हैं, हमारे केमिस्ट अंकल, ठीक है। सो टू द मेडिसिनल केमिस्ट, the drugs having the same mechanism of action on targets. So it is the most useful to the medicinal chemists. So here we are done with our question number 1. अब चलते हैं हमारे next question की तरफ, जो कि है question number 2, which is explain the term explain the term target molecules or drug targets as used in medicinal chemistry. तो इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट, कि हमारे जो मॉलिक्यूलर टारगेट्स होते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल्स जिनकी अभी हमने बात करी, जैसे कि फैट, यू कैन से नॉट फैट्स एग्जैक्टली, बट यू कैन से न्यूक्लियाइक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। सो दीज आर दी टारगेट मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर ड्रग का एक्शन होता है, राइट। अगर आप एग्जैक्टली आंसर देखने की कोशिश करें, so we can say that in medicinal chemistry, drug targets refer to the key molecules involved. These all are the key molecules in certain metabolic pathways that result in specific diseases. Carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids are examples of drug targets, ठीक है। So drugs are chemical agents designated to inhibit these target molecules by binding with the sites of the key molecule. So this is how it all works. Next question की तरफ चलते हैं, that is question number 3. So name the macromolecules that are chosen as drug targets. Again the same type of question. क्या क्या है? Carbohydrates, nucleic acids, right? So these are all the biomolecules which are chosen as the drug targets, right? We have already discussed in previous 2 questions, right? So these are proteins, nucleic acids, carbohydrates and lipids, ठीक है। So अभी तक बहुत easy चल रहा है। I hope this is clear to you. Question number 4 की अगर बात की जाए, so we have why should not medicines be taken without consulting doctors. तो ऐसा ही एक तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर आप किसी भी मेडिसिन को हायर डोज में या बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं, सो इट कैन बी हार्मफुल फॉर यू, है ना। क्यों? क्योंकि जो एक ड्रग होती है
वो एक से ज़्यादा रिसेप्टर साइट के ऊपर जाकर काम कर सकती है। और ऐसा हो सकता है ना कि एक ही रिसेप्टर साइट के लिए एक ड्रग अच्छी है, काम कर रही है, पर किसी और रिसेप्टर साइट के लिए वो अच्छी ना हो, वो आपके लिए हार्मफुल हो। वो इतनी हार्मफुल भी हो सकती है दैट इट कैन इवन लाइक लीड टू डेथ, right? So it's so harmful. So as a precaution, we always have to consult a doctor without before taking a medicine or a drug. So do remember that it's just not about chemistry, it's a real advice. All right, आगे चलते हैं। exactly आंसर देख लीजिए। जो भी हमने डिस्कस किया वो हमारी एक अच्छी सी लैंग्वेज में भी लिख के हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो, राइट? वो भी एक हमारा टारगेट ही है। सो इट इज़ अ मेडिसिन कैन बाइंड टू मोर दैन वन रिसेप्टर साइट, यही बात हुई थी अभी। सो दस अ मेडिसिन मे बी टॉक्सिक फॉर सम रिसेप्टर्स, अच्छी ना हो, टॉक्सिक हो। Further, in most cases, medicines cause harmful effects when taken in higher doses. We have already discussed this. Than recommended. As a result, medicines may be poisons in such cases. So, we always have to consult a doctor before taking a medicine. Correct? चलिए, question number 5 के बारे में बात करते हैं. So, we need to define the term chemotherapy. आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और मैंने तो सिर्फ स्पेशली कैंसर के केसेस में ज़्यादा सुना है ना? सो केमोथेरेपी क्या होता है, कीमोथेरेपी क्या होता है? जहाँ पे आप लोग केमिकल्स का यूज़ करते हो फॉर सम थेरेपी, फॉर सम ट्रीटमेंट और टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम अ डिजीज़, उसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं? कीमोथेरेपी। कि आप केमिकल्स की हेल्प ले रहे हो मेडिसिनल केमिस्ट्री में, करेक्ट? कि यू आर यूजिंग केमिकल्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ डिजीज और इन ऑर्डर टू स्टॉप अ डिजीज, राइट? और लाइक इट हैज़ अ थेरेपेटिक इफेक्ट, करेक्ट? एग्जैक्टली अगर आंसर देखा जाए, so the use of chemicals for therapeutic effect is called chemotherapy. For example, the use of chemicals in diagnosis, prevention and treatment of diseases. तो आप इस प्रोसेस को, इस चीज़ को सिंपली क्या बोल सकते हो? that this is all chemotherapy. Alright, next question की बात करते हैं. So it is, which forces are involved in holding the drugs to the active site of enzymes? तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब जो हमारी ड्रग होती है वो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करती है ना? तो किस किस टाइप के फोर्सेस जो हैं वो पिक्चर में आ सकते हैं? सो इट कैन बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it can be ionic bonding, it can be van der Waals forces, it could be like any of the force, ठीक है? So here we have ionic bonding, hydrogen bonding, dipole-dipole interaction और are van der Waals forces. तो इनमें से कोई भी जो हमारी बॉन्डिंग है वो पार्टिसिपेट कर सकती है ताकि so that the drugs bind to the active site of the enzymes. Alright, so I hope it is clear to you. नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, इट इज क्वेश्चन नंबर 16.7 which says, while antacids and anti-allergic drugs interfere with the function of histamines, why do these not interfere with the function of each other? अब वो कह रहा है कि जो एंटासिड्स होते हैं और जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं वो दोनों ही फंक्शन जो करते हैं वो हिस्टामिन्स के ऊपर करते हैं, हिस्टामिन्स रिलेटेड होते हैं, ठीक है? अब ये दोनों चीज़ें एंटासिड्स एंड एंटी एलर्जिक दोनों ही चीज़ें हिस्टामिन्स के ऊपर फंक्शन कर रही हैं, पर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं दिखा रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूजुअली एक टाइप की ड्रग होती है ना वो एक ही टाइप के रिसेप्टिव साइट पे जाके बाइंड करती है, राइट? वो दूसरे वाले पर जाके बाइंड नहीं करेगी. सो दिस इज द मेन रीजन. अगर आप देखें तो सी वी कैन सी दैट स्पेसिफिक ड्रग अफेक्ट
a particular receptor or receptive site, right? So antacids and anti-allergic drugs work on different receptors. वो दोनों का काम अलग अलग है, right? वो जहाँ पर जाके bind होंगी, those will be two different sites, two different receptors, all right? So this is the reason कि they do not interfere with each other, all right? They need to function with the histamines, correct? So I hope it's clear to you. अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, which says low level of noradrenaline is the cause of depression. What types of drugs are needed to cure this problem? Name 2 drugs. तो आप लोगों ने आई गेस बहुत बार सुना होगा या देखा होगा कि लोग डिप्रेशन में हैं, दे आर टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट्स. जो वो ड्रग्स ले रहे हैं उसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? एंटी डिप्रेसेंट्स बोलते हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो, अपने को पता है कि जो नॉरएड्रेनालिन है, इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर. वो क्या है? इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर. तो काफ़ी बार क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि नॉरएड्रेनालिन को डिग्रेड कर रहे होते हैं, जब हम एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स होते हैं, जब हम उनको लेते हैं तो वो उन एंजाइम्स को जाके किल कर देते हैं जो कि हमारे नॉरएड्रेनालिन को डिग्रेड कर रहे थे. ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? सो इफ वी रीड इट, antidepressant drugs are needed to counteract the effect of depression. These drugs inhibit enzymes. Inhibit का मतलब होता है रोक देना, काट देना. So they inhibit enzymes catalyzing the degradation of the neurotransmitter noradrenaline. यानी कि जो हम ये ड्रग्स ले रहे हैं, ये ऐसे एंजाइम्स के कैटेलाइजिंग इफेक्ट को, यानी कि जो बूस्ट कर रहे हैं, जो इस एंजाइम को बूस्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डिग्रेड द नॉरएड्रेनालिन, उस पर जाकर काम करते हैं, उसको रोकते हैं. सो एज अ रिजल्ट द इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इज स्लोली मेटाबोलाइज्ड एंड देन इट कैन एक्टिवेट इट्स रिसेप्टर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब अगर बात की जाए एग्जाम्पल्स के बारे में, है ना, हमसे कहा गया था, देखिए, we are asked to name 2 drugs that are antidepressants. So one of them is Ipronazid. What is it? Ipronazid. And the second one is Phenelzine, or you can say Phenelzine. All right, both the pronunciations are correct. So these 2 are antidepressant drugs. Make sure you know the spellings, make sure you know how to write them when it comes in exams. All right, so just don't look at them. Take your pen and paper and write them at least twice. All right, it's going to be like a great benefit for you so that you don't forget it in your examinations. All right, so these 2 are antidepressants, Ipronazid and Phenelzine. all right, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16.9, which says what is meant by the term ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक्सप्लेन. तो देखो, जो हमारे लाइक जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो एक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज के ऊपर काम कर सकते हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ऑलराइट, वेदर दे आर, let's see, so antibiotics that are effective against a wide range of gram positive and gram negative bacteria are known as broad spectrum antibiotics. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोरामफेनिकोल इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. तो यहाँ पर अपने पास ये एक एग्जाम्पल भी है. अगेन द सेम थिंग, don't just look at it, take a pen and a paper and write it down. Wherever you can write the examples. I'm not telling you to write your like unnecessary stuff in the examination, right? Whatever is asked, just write it. But if you can like add on 1 or 2 examples, it would be great. All right, it's definitely going to boost your performance, your marks, your everything. All right, so I hope it's clear to you. देखते हैं आगे.
सो अगर आप ये क्लोरम फेनिकॉल की बात करें, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर द लाइक वेरियस डिजीजेस. That's why these are called broad spectrum antibiotics कि you can use them for like multiple purposes. Like अगर आप इस particular drug की बात करें तो आप इसको टाइफॉइड, डाइजेंट्री, acute fever, pneumonia, meningitis and certain forms of urinary infections, आप इतनी सारी diseases के लिए इनको use कर सकते हैं. So two other broad spectrum antibiotics are vancomycin and ऑफ्लोक्सेसिन. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है, फर्दर हमको और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पेनिसिलिन. सो दीज आर ऑल एंटीबायोटिक्स. चलिए, हाउ डू एंटीसेप्टिक्स डिफर फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट्स? वी नीड टू गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. तो हमसे कहा गया है, नंबर 1, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स में क्या डिफरेंस है? दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के काम आती है, बट द बेसिक डिफरेंस इज, आपने देखा होगा जब भी आपको कट लग जाता है कहीं पे, तो आपकी मम्मा सैवलॉन या डिटॉल से क्लीन करती हैं उसको, राइट, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना कर सके, राइट. सो दैट्स एंटीसेप्टिक, इट्स नॉट डिसइंफेक्टेंट. पर आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई क्लीन कर रहा है फ्लोर को, सो दे वुड बी लाइक क्लीनिंग इट विद फिनाइल, जिसको हम मैनली लैंग्वेज में बोलते हैं. इट इज़ अ डिसइंफेक्टेंट, करेक्ट. सो द बेसिक डिफरेंस विच वी कैन से बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स इज कि जो एंटीसेप्टिक्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर काम करती हैं. कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर. आप अपने ऊपर अगर डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करोगे ऑन सम लिविंग टिश्यू, इट्स वेरी हार्मफुल, राइट. डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज्ड ऑन लाइक फ्लोर एंड वेयर एवर यू वांट टू क्लीन, विच इज़ नॉट अ लिविंग टिश्यू. ठीक है, सो लेट्स लुक एट द एग्जैक्ट आंसर एज वेल. सो इट सेज antiseptics and disinfectants are effective against microorganisms, both of them are, but antiseptics are applied on the living tissues such as wounds, cuts, ulcers and diseased skin surfaces, while disinfectants are applied to inanimate objects, यानी कि जो जिंदा नहीं है, alright, such as floors, drainage systems, instruments etc. ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आगे कुछ और भी है. सो हियर इट इज कि जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जिसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं, इट इज 1% फिनॉल सोल्यूशन. ठीक है, और अगर आप एंटीसेप्टिक की बात करें तो वो तो अपने को पता ही है, कुछ डिटॉल आप कह सकते हैं, सैवलॉन आप कह सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट वी कैन सी कि जो आयोडीन होता है, टिंक्चर आयोडीन आपने देखा होगा काफ़ी बार वूंड्स पे अप्लाई किया जाता है. सो इट इज़ एन एंटीसेप्टिक. सो डिसइंफेक्टेंट्स आर हार्मफुल टू द लिविंग टिश्यूज एंड एग्जाम्पल्स भी अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं. आयोडीन इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक and 1% solution of phenol is used as disinfectant. So I hope this is A-okay. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. It says, why are cimetidine and ranitidine better antacids than sodium hydrogen carbonate or magnesium or aluminium hydroxide? तो देखो, अगर आप इनके वर्किंग के ऊपर बात करें ना, तो ये दोनों चीज़ें दो अलग अलग काम करती हैं. कौन? ये सिमेटिडीन और रेंटिडीन, और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ. ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, ये कैसे काम करते हैं? इफ़ यू हैव लाइक एक्सेस एसिड इन योर स्टमक, राइट, इफ देर इज एक्सेस एसिड फॉर्मेशन इन योर स्टमक, तो ये क्या करेंगे? व्हेन यू टेक देम, they just go inside and they just neutralize the excess of acid. That's how they work. But
इन केस ऑफ सिमेटिडीन एंड रेनिटिडीन, ये क्या करते हैं, उस प्रोसेस को जाकर के ब्लॉक कर देते हैं कि जो एक्सेस एसिड होता है वो प्रोड्यूस होना ही बंद हो जाता है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? पहली जगह क्या हो रहा था, एक्सेस एसिड फॉर्मेशन हुई और जो हमारे ये कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो थे इन्होंने क्या किया, एक्सेस एसिड को जाके न्यूट्रलाइज कर दिया, तो सब मामला शांत हो गया। पर हमारे सिमेटिडीन और रेनिटिडीन ने क्या किया, इन्होंने उस काम को ही बंद कर दिया, एक्सेस एसिड ही प्रोड्यूस नहीं होने दिया। कैसे, चलो देख लेते हैं एग्जैक्टली। So we can say that antacids such as sodium hydrogen carbonate, magnesium hydroxide and aluminium hydroxide, they work by neutralizing the excess hydrochloric acid present in the stomach. That's what we have discussed. But the root cause for the release of excess acid remains untreated, है ना। एक्सेस एसिड हुआ, वो न्यूट्रलाइज हो गया, पर जो रूट कॉज था वो तो ट्रीट ही नहीं किया इन्होंने, करेक्ट। तो इसके लिए क्या किया जाए, सो इसके लिए वी नीडेड सिमेटिडीन एंड रेनिटिडीन आर बेटर एंटासिड्स एज they control the root cause of acidity. That is, these drugs prevent the interaction of histamine with the receptors present in the stomach walls. Basically जो acidity होती है वो होती क्यों है, जब हिस्टामिन जो है, जब देखिए लिखा है यहाँ पे, जब हिस्टामिन और हमारे स्टमक वॉल्स का इंटरैक्शन होता है, करेक्ट। अब जो ये मेडिसिन होती हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, सिमेटिडीन और रेनिटिडीन, ये इस इंटरैक्शन को ही बंद करवा देता है, तो यहाँ से जो रूट कॉज था वो ट्रीट हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, सो prevent the interaction, so consequently there is decrease in the amount of acid released by the stomach. This is why cimetidine and ranitidine are better antacids. So I hope it is clear to you. आगे चलते हैं, that's question number 12, which says name a substance which can be used as an antiseptic as well as disinfectant. अभी हम लोगों ने इनके बीच का जो डिफरेंस था वो तो देख लिया, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस था वो तो देख लिया, पर अभी हमसे कहा जा रहा है कि एक ऐसा सब्सटेंस बताइए जो कि एक एंटीसेप्टिक और एक डिसइंफेक्टेंट दोनों ही तरह काम कर पाए। तो उसका आंसर है बेटा फिनॉल। उसका आंसर क्या है? इट्स फिनॉल। सो वी कैन से दैट फिनॉल कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज एन disinfectant. 0.2% solution of phenol is used as an antiseptic and 1% solution of phenol is used as an disinfectant. ठीक है, so this is important question, हो सकता है आपको 1 मार्कर में पूछ लिया जाए। I hope it is clear to you. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, that would be question number 13. So this question says, What are the main constituents of Dettol? जो हम लोग यूज़ करते हैं Dettol, उसके constituents यानी कि वो किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है वो अपने को बताना है। ऑलराइट, सो जो ये होता है Dettol, ये बना होता है क्लोरोक्सिलिनॉल और अल्फा टर्पेनियोल से। ठीक है, एग्जैक्टली चलिए आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ये है इनकी स्पेलिंग्स। अगेन बच्चे सेम थिंग, डोंट जस्ट लुक एट देम, एक बार लिख करके प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फॉरगेट फॉर श्योर। ऑलराइट, इनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो बेटा क्लोरोक्सिलिनॉल का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस, बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH, ऑर्थो मेटा पोजिशंस पर दोनों तरफ यहाँ पर आता है मिथाइल ग्रुप और पैरा पोजिशन पर क्लोरीन। ठीक है, दिस इज आर क्लोरोक्सिलिनॉल। ठीक है, और अगर बात की जाए हमारे अल्फा टर्पेनियोल की, तो चलिए इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा कुछ ऐसा, ये बेंजीन रिंग, ऊपर मिथाइल ग्रुप, ठीक है,
एंड लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर होता है OH। सो दिस इज आर अल्फा टर्पेनियोल। इसको क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज आर अल्फा टर्पेनियोल। तो इन दोनों चीज़ों से मिलकर के हमारा डेटॉल बना होता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आगे अगर 14th क्वेश्चन की बात की जाए, सो द 14th क्वेश्चन सेज व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, व्हाट इज इट्स यूज। तो देखो यूज तो हम लोगों ने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि जो आयोडीन का सोल्यूशन होता है किसमें, एल्कोहल वाटर मिक्सचर के अंदर, अराउंड 2-3% यू कैन से। और इसका काम क्या होता है? इट वर्क्स एज एन एंटीसेप्टिक्स। वी डिस्कस कि हम लोग वोन्स पे या कट्स पे लगाते हैं इसको, राइट? सो इट इज इट्स यूज, इट वर्क्स एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। सो वी कैन से that tincture of iodine is 2-3% solution of iodine in alcohol water mixture. It is applied to wounds as an antiseptic. Simply छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, which says what are food preservatives। तो बहुत सिंपल सी बात होती है। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को यू कैन से बचाना, है ना। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स ऐसी चीज़ें जिनसे फूड की स्पॉइलेज को कम किया जा सके या फिर ख़त्म किया जा सके, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सॉल्ट में पिकल्स में हम लोग सॉल्ट और ऑयल तो ऐड करते हैं। इट लाइक अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट इट ऑल्सो वर्क्स एज अ प्रिजर्वेटिव। जो हमारे नॉर्मल टेबल सॉल्ट, शुगर, जैम्स में हम लोग शुगर डालते हैं, क्यों? Not only for the taste but also because it works as a food preservative। तो जो हमारे सिंपली टेबल सॉल्ट, शुगर, ऑयल और अगर बात करें तो सोडियम बेंजोएट, ये सारी ही चीज़ें एज अ फूड प्रिजर्वेटिव काम करती हैं। सो फूड प्रिजर्वेटिव्स आर केमिकल्स दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। एज वी नो, अगर आप ऐसे अपने फूड को लाइक यू विल जस्ट लीव इट, तो उसके ऊपर माइक्रोब्स अटैक करने लगेंगे, ठीक है, जिसके वजह से आपका जो फूड है वो स्पॉइल हो जाएगा। एंड वी नो कि एट हायर टेम्परेचर्स ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, करेक्ट। सो आई होप इट्स क्लियर। बहुत ही ईजी से, सिंपल से, जनरल से क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, बिकॉज इट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। चलिए 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाई इज एस्पर्टेम लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड ड्रिंक्स। अब देखो जो एस्पर्टेम होता है, वी हैव डिस्कस्ड, ये क्या है? दिस इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज जो लोगों को से डायबिटीज़ होता है, जो लोग ओबीस होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, करेक्ट, क्योंकि शुगर इज़ लाइक वेरी हाई कैलोरीज, दे आर नॉट एबल टू कंज्यूम इट, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं ताकि आपको मीठे का टेस्ट आ जाए पर बॉडी में कैलोरी इंटेक कम हो या ना हो, इसलिए वी यूज़ आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, करेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे एस्पर्टेम, एलिटेम और सैकरिन, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो एस्पर्टेम है वो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड फूड्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स में ही लाइक उसका यूज़ लिमिटेड क्यों है? बिकॉज एट हायर टेम्परेचर्स, अगर आप बात करें कुकिंग टेम्परेचर की, तो इट्स वेरी अनस्टेबल, कुछ और कंपाउंड बन जाता है, खराब हो जाता है, इट्स नॉट यूजेबल, दैट्स वाई इट्स लिमिटेड टू ओनली कोल्ड फूड्स एंड ड्रिंक्स। सो हियर इज द एग्जैक्ट आंसर एज वेल, विच सेज aspartame becomes unstable at cooking temperature. This is the reason why it is limited to cold foods and drinks. All right, so very easy, very cool. Let's get to the next question, which says
What are artificial sweetening agents? We just discussed what are artificial sweetening agents, right? Let's just look at the answer. Examples भी हम लोगों ने just we discussed aspartame, elitame, saccharin. आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते क्या हैं? जो मीठे होते हैं, दे टेस्ट स्वीट बट दे आर नॉट शुगर, ठीक है? हम लोग शुगर इनटेक क्यों नहीं करते हैं? अगेन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, और आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, डायबिटीज़, तो बहुत इश्यूज़ हैं. सो डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? सो लेट्स लुक एट द एग्जैक्ट आंसर व्हिच सेज artificial sweetening agents are chemicals that sweeten food. However, unlike natural sweeteners, they do not add calories to our body. They do not harm the human body. Some artificial sweeteners are aspartame, saccharin, sucralose and elitame. ठीक है? Just what we discussed. ठीक है? Let's get to the next question, which says what problem arises using elitame as artificial sweetener. वो कह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है जब आप elitame को एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं. द प्रॉब्लम इज कि वो बहुत मीठा होता है. इट्स टू स्वीट, इट्स टू लाइक डेंजरस टू हैंडल इट. आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना डालना है, कैसे डालना है, लाइक हाउ टू डील विद इट. सो दैट्स द मेन कॉज ऑफ इट. मे बी लाइक दिस माइट बी द केस कि हम लाइक वी आर नॉट एबल टू इमेजिन कि वो कितना मीठा है, बट इट इज़ वेरी स्वीट. सो दिस इज द मेन मुद्दा विद आर elitame. सो इट इज़ हाई पोटेंसी स्वीटनर, बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है. It is difficult to control the sweetness of food while using elitame as an artificial sweetener. तो बहुत छोटी सी दिक्कत है इसके साथ कि बहुत मीठा होता है. It is a high potency sweetener. Alright, चलिए let's get to the 20th question, which says how are synthetic detergents better than soap? हमसे कहा जा रहा है कि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो सोप से बेहतर कैसे होते हैं. बहुत ही इजी सा डिफरेंस, बच्चों वाला डिफरेंस जो आप पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं. क्या कि जो सोप होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है, जिसको हम लोग मैनली लैंग्वेज में मीठा पानी कहते हैं. मीठा पानी इज नॉट शुगर घुला हुआ पानी, नो. मीठा पानी वी कॉल इट एज सॉफ्ट वाटर, ठीक है. बट अगर बात आए हार्ड वाटर की, जिसमें कुछ सॉल्ट्स मिक्स हैं जो कि हमारे सीज में, ओशंस में हैं, ठीक है. मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, अ लॉट ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है. तो जब ये सॉल्ट्स हमारे पानी में डिजॉल्व होते हैं उसको हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं, और इस केस में जो सोप होता है वो काम नहीं कर पाता. इन दैट केस वी डेफिनेटली नीड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स. सोप के केस में लैदरी फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, बट सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बहुत इजीली फॉर्म कर देते हैं लैदर. दैट्स व्हाट वी नीड फॉर मिसल फॉर्मेशन, राइट. सो दिस इज द मेन कॉज. सो वी कैन से दैट सोप्स वर्क इन सॉफ्ट वाटर बट दे आर नॉट इफेक्टिव इन hard water. In contrast, synthetic detergents work both in soft water as well as in hard water. So therefore these are better than soaps, है ना. अगर आप किसी कोस्टल एरिया में रहते हो then quite obvious जो आपके आसपास पानी होगा it's going to be hard water many places, right. So definitely detergents high potential होता है उनका, और they are very useful for us and better than soaps, correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, which says explain the terms with suitable examples. पहला है जिसमें cationic detergents, anionic detergents and non-ionic detergents. तो इन तीनों टाइप के डिटर्जेंट्स को हमको एक्सप्लेन करना है along with the suitable examples. तो चलो देखते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर डील करने वाले हैं कैटायनिक डिटर्जेंट्स के साथ. देखते हैं.
सो दीज आर कैटायनिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो होते क्या हैं? These are quaternary ammonium salts either of acetates, bromides और chlorides. ठीक है. दूसरी बात कि हम इनको कैटायनिक डिटर्जेंट्स कहते क्यों हैं? क्योंकि इनके पास एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है. ठीक है. बिकॉज द कैटायनिक पार्ट ऑफ दीज डिटर्जेंट्स कंटेन्स अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम. अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए सो दैट इज सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड. ठीक है. और अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो होता है कुछ ऐसा. सॉरी, वेट फॉर अ सेकेंड, लेट्स राइट इट अगेन. लेट्स ट्राई टू राइट इट अगेन. दैट इज, यहाँ पर आता है अपने पास सबसे पहले नाइट्रोजन और 3 जगह इस पे लगा होता है मिथाइल ग्रुप. ठीक है. यहाँ पर इट इज CH3 एंड इस ब्रैकेट में CH2. ठीक है. दिस इज द कैटायनिक पार्ट. इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमाइड है आगे. सो हियर इट इज Br नेगेटिव. ये हमारा कैसा डिटर्जेंट है? दिस इज आर कैटायनिक डिटर्जेंट. अब चलते हैं एनायनिक डिटर्जेंट की तरफ, जो कि आप कह सकते हैं कि 2 तरीके के होते हैं, पर उनकी जो जिस तरीके से वो सिंथेसिस किए जाते हैं बिल्कुल सिमिलर ही होता है. वन इज सिंपली सोडियम एल्काइल सल्फेट और दूसरा है जिसमें आपकी एल्काइल बेंजीन आ जाएगी. ठीक है. मतलब बेंजीन रिंग आ जाएगा साथ में. ठीक है. सो दीज आर सोडियम एल्काइल सल्फेट्स. इसमें क्या होता है? These are long sodium salts होते हैं किसके? Alcohols के. ठीक है. So these detergents are sodium salts of long chain of alcohols और hydrocarbons. ठीक है. alcohols और hydrocarbons. इनको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनको ट्रीट किया जाता है. एग्जाम्पल हमको गिवन है, दैट इज लॉरियल सल्फेट या फिर स्टेराइल सल्फेट, जिनके एग्जैक्टली केमिकल फॉर्मूला अगर देखा जाए लॉरियल सल्फेट का तो वो क्या होता है? C11. दिस इज C11. लेट्स राइट इट प्रॉपरली. इट इज अ बिट मिसिंग. लेट्स इरेज इट फ्रॉम हियर. लेट्स राइट द वन प्रॉपरली. It is C11. This is something like this. ठीक है. C11 H23 CH2 OSO3 negative and Na positive. This is the formula for L'Oreal sulfate. और अगर बात की जाए स्टेराइल सल्फेट की तो वो क्या होता है? C17 H35 CH2 OSO3 negative Na positive. ठीक है. अब आते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी पे, जो कि हमने बात की थी सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स. ठीक है. तो अब की बार हमारी लॉन्ग चेन के बजाय यानी कि हाइड्रोकार्बन की चेन के बजाय बेंजीन आ गई है. ठीक है. सो दीज डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइल बेंजीन. ठीक है. एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, इनकी भी प्रिपरेशन कैसे की जाती है? पहले आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे और उसके बाद NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इट इज सोडियम 4,1 डोडिसाइ बेंजीन सल्फोनेट, SDS जिसको कहा जाता है. जिसको क्या कहा जाता है बेटा? SDS कहा जाता है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. प्लीज़ इसको देख लीजिए एक बार. उसके बाद हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जो ये हमने डिस्कस किया है अभी हमारा कंपाउंड. इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो वो होता है कुछ ऐसा. लेट्स सी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. समथिंग लाइक दिस. यहाँ पर सबसे पहले होती है हमारे बीच में बेंजीन रिंग. कौन सी रिंग होती है बेटा बीच में? बेंजीन रिंग. और अगर इधर बात की जाए इट इज SO3 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव. और अगर इधर बात की जाए दूसरे साइड पे, अगर इधर बात की जाए दूसरे साइड पे तो हमारे पास आता है CH3 CH2 होल 11. क्या आता है? CH3
CH2 और इसका होल 11, ठीक है। दिस इज आर SDS, किसका स्ट्रक्चर है ये, SDS, ठीक है। दैट इज सोडियम 4,1 डोडेसाई बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारे क्या चीज़ डिस्कस कर ली है बेटा, एनायनिक डिटर्जेंट्स, और उससे पहले हमने हमारे कैटायनिक डिटर्जेंट्स भी डिस्कस कर लिए हैं। जो अब हमें लास्टली डिस्कस करने हैं वो है नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। वो क्या है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। सो हियर इट इज, यस। तो इसमें हमारे नॉन आयनिक डिटर्जेंट में एज द नेम सजेस्ट कोई आयन इन्वॉल्व नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो डिश वॉशिंग लिक्विड्स आते हैं वो इनके एग्जाम्पल्स हैं। काम ये सोप की तरह ही करता है मिसल फॉर्मेशन के साथ, जो कि ऑयल और ग्रीस को हटा देती है, ठीक है। So molecules of these detergents do not contain ions. These detergents are esters of alcohols having high molecular mass. They are obtained by reacting polyethylene glycol and stearic acid. ठीक है, so I hope it is clear to you. हमने तीनों ही टाइप के, हम लोगों ने तीनों ही टाइप के, आई होप आपको स्क्रीन पे देखने का टाइम मिल गया था, तीनों ही टाइप के डिटर्जेंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो देखो, बायोडिग्रेडेबल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, जिसके ऊपर एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, व्हेन बैक्टीरिया एक्ट अपॉन इट, तो वो डिग्रेड हो जाए, है ना, बायोडिग्रेडेबल, दैट्स व्हाट वी कॉल अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसके ऊपर बैक्टीरिया का एक्शन या तो ना हो या फिर बहुत ही टाइम के बाद हो, लाइक इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेम अप्लाइज विद दी बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। और अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखो, जो लॉन्ग चेन वाले सिंपली जो स्ट्रेट लॉन्ग चेन वाले डिटर्जेंट्स होते हैं यूजुअली वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जो ब्रांच्ड होते हैं, हाईली ब्रांच्ड जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल सोडियम लॉरियल सल्फेट, जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया, आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। सच डिटर्जेंट्स हैव हाईली ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन। देखिए, जो बात अभी हमने डिस्कस की थी एग्जैक्टली वही बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। और एग्जाम्पल इज सोडियम 4,1,3,5,7 टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। तो ये हैं हमारे एग्जाम्पल्स। इस चैप्टर में जो एक छोटा सा काम हमें अच्छे से करना पड़ेगा, दैट इज कि सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए। एडिशनली किसी चीज़ की, जैसे अभी हम डिटर्जेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, राइट। और जो भी हमारे ड्रग्स के नाम है, जो पिछला सेक्शन अभी हमने डील करा, उसमें हमें उन ड्रग्स की नाम के स्पेलिंग्स आने चाहिए, ठीक है। सिर्फ देख करके हम लोग नहीं छोड़ेंगे, लिख करके डेफिनेटली देखना है, तभी ये चैप्टर फुल एंड फाइनल होगा, करेक्ट। आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। Why do soaps not work in hard water? तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो देखो यार, इस क्वेश्चन के लिए ना हमको पता है कि जो सोप्स होते हैं, कि जो हमारे सोप्स होते हैं, दीज आर सॉल्ट्स ऑफ सोडियम और पोटाशियम फैटी एसिड्स, है ना। दीज आर दी सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, करेक्ट। पर जो हार्ड वाटर होता है, जो हार्ड वाटर होता है, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम या कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट। अब जो ये आयंस प्रेजेंट है हार्ड वाटर में, ये सोप के सोडियम या पोटाशियम को डिस्प्लेस कर देते हैं
और डिस्प्लेस करने के बाद एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। प्रेसिपिटेट फॉर्म करने का मतलब है कि एक इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिससे कि सोप अपना काम नहीं कर पाता। सो दिस इज द रीज़न कि जो सोप्स हैं वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता। अगर एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन देखी जाए तो देखिए, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। Hard water contains calcium and magnesium ions. When soaps are dissolved in hard water, these ions displace sodium or potassium from their salts and form insoluble calcium or magnesium salts of fatty acids. Correct? अगर आप इसको इक्वेशन के थ्रू देखें, अगर आप इसको इक्वेशन के थ्रू देखना चाहें तो देखो क्या आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। अपने को पता है कि सोप क्या होता है। सोप आप कह सकते हैं इट इज़, अगर हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें, सो इट विल बी 2C17H35COONA, राइट। ये क्या है बेटा हमारा, दिस इज आर सोप। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ड वाटर की। अब हार्ड वाटर में हमको पता है कि मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है। से यहाँ पर हमने ले लिया CaCl2 प्रेजेंट है हमारे हार्ड वाटर में। ये कहाँ पे है, इन हार्ड वाटर, इन हार्ड वाटर। ठीक है, अब जब ये दोनों साथ में रिएक्ट करेंगे, अब जब ये दोनों साथ में रिएक्ट करेंगे तो जो ये कैल्शियम है ये सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। तो देखो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पर वी विल हैव C17, लेट्स यूज दिस कलर, C17H35COO होल ट्वाइस Ca, ये बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। अब जो ये कंपाउंड है ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। दिस इज अ प्रेसिपिटेट, दिस इज अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, दिस इज इनसॉल्युबल, दिस इज इनसॉल्युबल। ठीक है, सो दीज इनसॉल्युबल सॉल्ट्स सेपरेट एज scum. So this is the reason why soaps do not work in hard water. ठीक है, so I hope this question is clear to you कि जो हमारे soaps होते हैं वो hard water में काम क्यों नहीं करते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, which says can you use soaps and synthetic detergents to check the hardness of water। वो कह रहा है कि क्या आप सोप्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को यूज़ कर सकते हो वेदर टू नो दैट कि आपके पास हार्ड वाटर है या नहीं। तो देखो, अगर आप सोप्स लेते हो, अगर आप कोई सोप लेते हो और उसको हार्ड वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हो, काम करने की कोशिश करते हो उसके साथ, तो जो सोप है अभी हमने देखा पिछले ही क्वेश्चन में, ये देखिए पिछले ही क्वेश्चन में अभी हमने देखा कि वो एज अ स्कम एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और एक स्कम की तरह साइड में बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको पता चल जाएगा, है ना, अगर सॉफ्ट वाटर होगा तो सोप को कुछ नहीं होगा, स्कम फॉर्म नहीं होगा, करेक्ट। बट अगर आप हार्ड वाटर में सोप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सोप यूज़ करने से आप बता सकते हो वेदर द वाटर इज़ हार्ड और नॉट। पर अगर आप सिंथेटिक डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो तो सॉफ्ट वाटर में भी काम करता है और हार्ड वाटर में भी, आप नहीं बता पाओगे, करेक्ट। तो अगर आप एग्जैक्टली इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिए जो अभी हमने डिस्कस किया है वही लिखा है दैट सोप्स गेट प्रेसिपिटेटेड इन हार्ड वाटर बट नॉट इन सॉफ्ट वाटर। Therefore, soaps can be used for checking the hardness of water. However, synthetic detergents do not get precipitated either in hard water or soft water. Correct? So, therefore, synthetic detergents cannot be used for checking the hard water. Alright? So, here we have done question number 24. तो अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। So, it says explain the cleansing action of soaps।
तो अपने को पता है कि सोप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इट इज़ RCOONA। क्या होता है? इट इज़ RCOONA। ठीक है। अब इसमें से भी अपने को फर्दर क्या पता है कि इसमें से एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा जो वाटर लविंग होगा, और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा जो वाटर हीटिंग होगा। सो वी नो दैट दिस विल बी हाइड्रोफोबिक पार्ट, दिस विल बी हाइड्रोफोबिक पार्ट, और जो ये वाला पार्ट होगा दिस विल बी हाइड्रोफिलिक, दिस पार्ट विल बी हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये बात हो रही है सोप्स के बारे में। एडिशनली अपने को क्या पता होने की ज़रूरत है, वैसे तो आप 10th में पढ़ चुके हैं, फिर भी कि जो सोप होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि एक इसकी ऐसे हेड होती है, और वेट फॉर अ वाइल, एक ऐसे इसकी हेड होती है और एक इसकी ऐसे टेल होती है। ठीक है। अब जो इसका हेड होता है, जो इसका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में। कैसा होता है ये? हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, यानी कि वाटर लविंग। और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। अब जो भी हमारी गंदगी होगी क्लॉथ के ऊपर, इट विल बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑयल और इन द फॉर्म ऑफ ग्रीस। ठीक है। अब जो ऑयल या ग्रीस है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी, यही तो प्रॉब्लम है। पर जो हमारा ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। तो चलो पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये बात हो रही है किसके बारे में? सोप के बारे में। ठीक है, चलो इसको आगे देखते हैं, इसको आगे देखते हैं। से यहाँ पर है एक ये हमारे पास ऐसे, दिस इज़ आर ऑयल या ग्रीस पार्टिकल, ये हमारी डर्ट है, ये हमारी डर्ट है। ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर सोप अप्लाई करते हो तो सोप अपने आप को ना कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेता है, समथिंग लाइक दैट। कुछ इस तरीके से सोप अपने आप को अरेंज कर लेता है। ये स्ट्रक्चर आपने बहुत बार देखा है 10th में भी, राइट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? माइसेल फॉर्मेशन। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं कि बेटा माइसेल्स फॉर्म हो गई हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। अब अपने को अगेन पता है कि जो हमारा बाहर जो मीडियम है वो कैसा है? वो एक्वस मीडियम है, पानी प्रेजेंट है बाहर। दिस इज आर एक्वस मीडियम, पानी है बाहर। तो देखो जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो तो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, और जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, डर्ट या ऑयल ग्रीस, वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया। अब ऐसी सिचुएशन में जो भी हमारा क्लॉथ है उसको एजिटेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हाथ से धो रहे हो तो आपने देखा होगा ब्रशेस से रब करके धोते हैं, राइट? या फिर अगर वॉशिंग मशीन्स आप यूज़ कर रहे हो तो वो कंटिन्यूसली से एजिटेट कर रही होती है उसको, यानी कि उसको घुमा रही होती है। ठीक है, तो इसको रब कर रही होती है। तो इससे क्या होता है कि जो ये मिसल वाला स्ट्रक्चर है, माइसेल वाला स्ट्रक्चर है, ये हट जाता है अलॉन्ग विद द ग्रीस और डर्ट। ठीक है, सो दिस इज द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, आप अगर इसको रीड करना चाहें तो वो भी कर लेते हैं। सो वी नो soap molecules from micelles around an oil droplet in such a way that the hydrophobic parts of the stearate ions attach themselves to the oil droplet and the hydrophilic part projects outside the oil droplet, यानी कि in the water. ठीक है, so due to the polar nature of hydrophilic part, quite obvious, the stearate ions along with the dirt are pulled into water and thereby removing dirt. So this is our cleansing action of soap. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की. That is, if water contains dissolved calcium hydrogen carbonate out of soaps and synthetic detergents, which one will you choose for cleansing clothes? फिर से देखो वही बात आ जाती है
कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम का कोई सॉल्ट प्रेजेंट है यानी कि हार्ड वाटर है, तो आप क्या यूज़ करोगे? सिंथेटिक डिटर्जेंट्स यूज़ करोगे। वाई? बिकॉज दे आर यूजेबल बोथ इन सॉफ्ट वाटर एज वेल एज इन हार्ड वाटर। पर जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, स्कम के फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। तो व्हाट विल यू चूज? डेफिनेटली यू आर गोइंग टू चूज डिटर्जेंट्स। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर अपने पास एक्सप्लेनेशन भी है दैट synthetic detergents are preferred for cleaning clothes. Why? When soaps are dissolved in water containing calcium or magnesium ions as well, these ions form insoluble salts that are no further use. However, when synthetic detergents are dissolved in water containing calcium ions, these ions form soluble salt that act as cleansing agents. ठीक है, so definitely we are going to use synthetic detergents. Correct? चलिए अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो क्या कह रहा है? लेबल द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो, हमको पता है कि सोप के स्ट्रक्चर में बेसिकली हमारे पास एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है और एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है। हाइड्रोफोबिक अगेन जो वाटर हेटिंग हो, एंड हाइड्रोफिलिक अगेन जो वाटर लविंग हो। यूजुअली जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो कार्बन की लॉन्ग चेन होती है। तो देखो, अगर आप पहले एग्जाम्पल में देखोगे तो वी कैन से दैट दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? दिस इज आर हाइड्रोफोबिक, दिस इज आर हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, और जो उससे आगे है ये है हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये कैसा है? हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो वी कैन से दैट CH3CH2 होल 15, ये पूरी जो लंबी कार्बन की चेन है, अगेन ये कैसी होने वाली है? हाइड्रोफोबिक। ये कैसी होगी? हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा ये। ठीक है, और अगर लास्ट पर आए तो मतलब अगर वो हाइड्रोफोबिक है तो ये हाइड्रोफिलिक है, यानी कि पानी की तरफ जाना चाहेगी, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, लास्ट पार्ट पे आते हैं। सो वी कैन सी यहाँ पर जो ये कार्बन की लॉन्ग चेन है CH3CH2 होल 16, तो ये जो है अगेन ये यहाँ पर कैसी होने वाली है? हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी से दूर भागेगी। दिस विल बी हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, और अगर बात की जाए आगे की तो ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा कैसा? हाइड्रोफिलिक। दिस पार्ट विल बी हाइड्रोफिलिक, should be हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, so here you are done with your last question of your last chapter, and now you are all set to go for NCERT along with all the examples, in-text questions and exercise. All right, I hope you enjoyed this journey. Keep practicing. All the best. Bye bye.